हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। और आज दोस्तों गढ़वाल पारवंश की अंतिम क्लास है। इससे पहले हमने गढ़वाल पारवंश की 9 क्लासेस पढ़ी थी और उन सभी की पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर प्रोवाइड कराई थी। और दोस्तों आज की इस क्लास की बात करें तो यहाँ पर हम प्रशासनिक व्यवस्था, भू व्यवस्था, कर व्यवस्था, जो प्रमुख शब्दावली है, या फिर बात करें जो साहित्य या चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें बच जाती हैं वह हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और इसके बाद इन सभी की एक कॉमन पीडीएफ बनाकर हम आपको हमारा टेलीग्राम चैनल वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। तो डिस्कस करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था में तो सबसे बड़ा राजा ही होगा और राजा के बाद जो दूसरा सर्वोच्च पद होता था या मंत्री पद होता था वह वजीर या मुख्तार होता था। मुख्तार शब्द का जो प्रयोग आपको दिखाई देता है या मुख्तार मंत्री पद जो आपको दिखाई देता है वह टिहरी शासन में मिलता है, यानी सुदर्शन शाह से लेकर या मानवेंद्र शाह तक वहां तक आपको मुख्तार शब्द का प्रयोग मिलता है। और वजीर की बात करें तो कहीं पर यहाँ पे वजीर भी मिल जाता है नाम, लेकिन वजीर का जो मुख्य प्रयोग होता था वह प्रद्युम्न शाह तक होता था। तो राजा के बाद जो दूसरा सर्वोच्च पद है वह है मुख्तार या वजीर। और इनके नीचे कुछ महत्वपूर्ण पद और होते थे, जैसे दफ्तरी हो गया। दफ्तरी यानी राजस्व विभाग का एक प्रमुख होता था। इसे राजस्व विभाग का महानिदेशक भी कहते थे। और इसका काम क्या था? जो राजा की जो आज्ञा है उन्हें लिखवाना, उनका फरमान देना या उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम होता था। तो दफ्तरी दूसरा महत्वपूर्ण पद है। या इसके अलावा बात करें या दफ्तरी के ही समकक्ष जो अन्य पद है वह है दीवान। दीवान की बात करें तो ये राज्य में आय व्यय यानी जो धन वगैरह जो भी होते थे, कहां से टैक्सेस आ रहे हैं, कहां टैक्सेस जा रहे हैं, इन सभी का प्रमुख अधिकारी होता था। तो दीवान दफ्तरी के ही समकक्ष है, वजीर से छोटा है और इसका कार्य राज्य की जो आय व्यय है उसका निर्धारण करना, उसे सीमित करना, उसे कंट्रोल करना होता था। तो दीवान यानी ये हो गया। और इसी के समकक्ष एक और पद महत्वपूर्ण है, वह है बख्शी। दोस्तों बख्शी सेना का वेतन अधिकारी है। तो जो बख्शी है उसका काम पवार शासन काल में सेना का वेतन का निर्धारण करना था, यह काम था बख्शी का। और इसके अलावा बात करें एक और महत्वपूर्ण पद है वह है फौजदार। फौजदार और बख्शी में थोड़ा अंतर है। फौजदार की बात करें तो ये जो परगना है या जो पट्टी वगैरह होती थी उन सभी के प्रमुख सेना अधिकारी होता था और इसके पास न्याय संबंधित अधिकारी थे, यानी दंड देना भी इसका अधिकार में था। तो यह कार्य फौजदार के होते थे। तो प्रमुख यानी वजीर और मुख्तार के बाद जो प्रमुख महत्वपूर्ण पद थे वे थे दफ्तरी, दीवान, बख्शी और फौजदार। इसके अलावा भी कुछ और पद थे, जैसे गोलदार था। गोलदार आपने सुना होगा कि जो राजधानी है उसका जो सुरक्षा अधिकारी होता था, जो प्रमुख सुरक्षा अधिकार जिसके पास होता था उसे गोलदार कहते थे। और एक और पद आपको यहाँ पे पवन शासन में मिलेगा, वह है चंड। और चंड का मतलब क्या था? चंड का मतलब था एक संदेशवाहक जो तीव्र गति से संदेश को प्रदान करता था या आदान प्रदान करता था। तो चंड राज्य में संदेशवाहक होता था। और टिहरी प्रशासन में कुछ और नाम भी मिलते हैं, जैसे थोकदार हो गया, जमींदार, कमीण, सयाना या गुठरे। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था राजस्व वसूली का कार्य करना। तो राजस्व वसूली से कार्य करने से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या महत्वपूर्ण पद थे वह थोकदार था, जमींदार था, कमीर था और सयाना था। कहीं पर आपको ये बुठेरे नाम भी मिलता है। अब दोस्तों यहां तक तो ये हो गया। इसके अलावा आपने एक शब्द और भी सुना होगा, वह है रौंत। रौंत यानी जब राजा किसी को उसकी वीरता के लिए भूमि प्रदान कर देता था तो उसे क्या कहते थे? रौंत कहते थे। तो रौंत भूमि वगैरह ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। तो रौंत हो गया सेना में उत्कृष्ट कार्य हेतु जब राजा किसी को भूमि प्रदान करता था तो उसे कहते थे। तो रौंत यानी यहां से ये हो गया। तो प्रशासनिक व्यवस्था से जो महत्वपूर्ण पद थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यह थी पवार शासन से संबंधित। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों, यह है भू व्यवस्था से संबंधित या भू संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहां पे देखिए भू व्यवस्था के बारे में। तो पवार काल में स्पेशली जो टिहरी शासन काल है वहां पर भू बंदोबस्त कराए गए थे। और भू बंदोबस्त में कुल 5 भू बंदोबस्त हुए। पहला भू बंदोबस्त 1823 में हुआ था सुदर्शन शाह के काल में। दूसरा हुआ था 1861 में भवानी शाह के काल में। तीसरा 1873 ईस्वी में प्रताप शाह के काल में। और यहाँ पे आप चौथा और पांचवा दे सकते हैं 1903 और 1924 कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह के काल में। तो यह फैक्ट आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि टिहरी प्रशासन में कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए, कौन सा भूमि बंदोबस्त किस शासन के कार्यकाल में कराया गया था और किस शासन ने कौन सा भूमि बंदोबस्त कराया था। तो यह चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है। तो भू बंदोबस्त की बात करें तो 5 भू बंदोबस्त है टिहरी गढ़वाल में। अब दोस्तों कई बार आपने थातवान सुना है, थातवान हो गया। तो थातवान क्या चीज था? एक्चुअली में दोस्तों आपको पहले थात का समझना मतलब पड़ेगा कि थात का मतलब होता था भूमि। और इसका मतलब जैसे अगर हम बात करें थातवान का, तो थातवान हो गया यानी भूमि का स्वामी। तो थात यानी भूमि और थातवान यानी भूमि का स्वामी। अब प्रमुख भू शब्दावली की बात करते हैं। दोस्तों प्रमुख भू शब्दावली की बात करें तो एक नाम आपको मिलता है, वो मिलता है आसामी। मोरूसीदार, खाइका, सिरतान, मामला, रकम, यह प्रमुख शब्दावली है जो भू संबंधित है। अब इनके बारे में देखते हैं। तो आसामी सबसे पहला है और आसामी उसे कहते थे जब कोई
राजा की आज्ञा से कृषि करने का कार्य करता था, यानी कृषि से संबंधित कार्य करने वाला जो व्यक्ति था उसे आसामी कहते थे पौर वंश के काल में। अब यह जो आसामी है, यह आसामी 3 प्रकार के होते थे। सबसे बड़ा होता था मोरूसीदार, दूसरा होता था खाइकर और तीसरा होता था सिरतान। तो आसामी 3 प्रकार के होते थे, मोरूसीदार, खाइकर और सिरतान। दोस्तों मोरूसीदार की बात करें तो वह व्यक्ति जो राजा की आज्ञा से किसी भूमि पर लाभ कमाता हो और वह अन्य किसी के अधीन ना हो, यानी वो केवल और केवल जो अधीन हो वो राजा के अधीन हो और राजा को डायरेक्ट टैक्स दे। यानी मोरूसीदार भूमि का लाभ का जो भी हिस्सा उसके पास आता था उसका कुछ हिस्सा वो राजा को टैक्स के रूप में देता था। और मोरूसीदार के पास जो भूमि होती थी उसी भूमि के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति कार्य करता था, यानी कई बार वो स्थायी रूप से भी होते थे, तो वे खाइकर होते थे और खाइकर मोरूसीदार की भूमि के अधीन देकर लाभ कमाते थे और लाभ का जो हिस्सा होता था वो मोरूसीदार को देते थे। यानी मोरूसीदार सबसे बड़ा होता था और मोरूसीदार के जमीन में जो कार्य करते थे वे खाइकर होते थे। अब उससे भी नीचे एक पद और होता था, वह था सिरतान। सिरतान क्या होता था? ये मोरूसीदार या खाइकर इन दोनों के अधीन हो सकते थे, यानी सबसे छोटा होता था ये पद। और इसका काम क्या होता था? ये खाइकर से या मोरूसीदार से क्या लेते थे? जो भूमि लेते थे वो सिरती या नगद के रूप में लेते थे और नगद के रूप में इनसे क्या करते थे? टैक्स के रूप में लेते थे। दोस्तों नरेंद्र शाह के काल में यह बातें मानी गई कि अगर कोई व्यक्ति सिरतान है और वह 10 साल से अधिक उस भूमि पर लगातार कार्य करता है तो वह खाइकर के अंतर्गत गिना जाएगा या खाइकर के अंतर्गत आ सकता है, तो यानी वो स्थायी हो जाता था। तो सिरतान यानी काफी महत्वपूर्ण पद है। तो सिरतान यानी कृषि भूमि में जो सबसे छोटा वाला जो पद है वह सिरतान के अंतर्गत आता था। दोस्तों मामला और रकम की बात करते हैं तो भूमि कर का 7/8 भाग जो नगद के रूप में लिया जाता था उसे मामला या रकम कहते थे। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई टैक्स होता था तो राजा ने जो टैक्स लिया वो मोरूसीदार से लिया और मोरूसीदार ने जो टैक्स कलेक्ट किया वो खाइकर या सिरतान से किया। तो यहाँ पर भी ऐसा था, राज्य के यानी जो भूमि जब टैक्स कलेक्ट करता था मोरूसीदार से तो भूमि का 7/8 भाग जो नगद के रूप में लिया जाता था उसे मामला या रकम कहते थे पौरवंश कालीन में। और पौरवंश के काल में दोस्तों जो टैक्स था यानी भू टैक्स था वो सामान्यतः 1/3 भाग था, लेकिन अगर कहीं पर जो उपजाऊ भूमि है यानी जो तराई भूमि है वहां पर 1/2 भाग भी होता था। तो भू टैक्स सामान्यतः 1/3 होता था, लेकिन उपजाऊ भूमि पर 1/2 भाग भी लिया जाता था। तो भू बंदोबस्त यानी यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं साहित्य की बात करते हैं। तो वैसे साहित्य के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो पंवार राजा और उनके दरबारी कवि और रचनाकार हैं। मानसा की बात करें तो मानसा के दरबार में कौन था? कवि भरत था और कवि भरत ने किसकी रचना की थी? मानवदे काव्य की रचना की थी। ऐसी जो फतेहपति शाह जो राजा था उसके काल में 3 प्रमुख कवि थे, रतन कवि, मती राम और रामचंद्र कड़ियाल। रामचंद्र कड़ियाल ने कौन सी लिखी थी? फतेह शाह यशोवर्णन। और मती राम ने वृत्त कौमुदी और रतन कवि की बात करें तो फतेह प्रकाश। और ऐसे मेधाकर शर्मा किसके दरबार में थे? प्रदीप शाह के दरबार में थे, जिन्होंने रामायण प्रदीप नामक प्रसिद्ध रचना लिखी थी जो संस्कृत भाषा में है। और इसके अलावा जो प्रमुख चित्रकार हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, मोला राम, वह प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह इन सभी के शासन काल में रहे। और चेतु माणकू जो चित्रकार हैं वे सुदर्शन शाह के कार्यकाल में रहे। तो साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके जो राजा हैं ये यहाँ पर हैं। और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें दोस्तों तो गढ़वाल राज्य में मुगल शैली की चित्रकला आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो श्यामदास तोमर और उसके जो पुत्र था केहर दास, उन दोनों को जाता है। तो गढ़वाल राज्य में मुगल शैली चित्रकला शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो श्यामदास तोमर और केहर दास को जाता है। और यहीं पर अगर बात करें आधुनिक शिक्षा की बात करें राज्य में, टिहरी राज्य में, तो वो कीर्तिशाह के द्वारा की गई थी। क्योंकि जब हमने कीर्तिशाह के बारे में पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि कीर्तिशाह एक महान विद्वान थे। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इसके अलावा बात करें अंग्रेजी और यहाँ पर बात करें फ्रेंच भाषा के, उसके विद्वान थे। साथ ही साथ वे खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या उसके भी विद्वान थे। तो नए ढंग से शिक्षा या विद्यालय की स्थापना करने का जो शुरुआत की थी वो कीर्तिशाह ने की थी। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। सांवरी ग्रंथ हमने कई बार रिवाइज की थी और आज लास्ट बार यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सांवरी ग्रंथ ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ठाकुर सूरवीर सिंह संग्रहालय टिहरी गढ़वाल में मिलेगा। और ठाकुर सूरवीर सिंह ने जो सांवरी ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी इसमें अजय पाल को आदिनाथ कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा जो गढ़वाल राज्य वंशावली है जो देवराज द्वारा लिखी गई है। सवाचार ग्रंथ सुदर्शन शाह द्वारा सूरत कवि के नाम से, और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है और 7 खंडों में लिखी गई है। द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों यहाँ पर गोरखनाथ एंड द कनफटा योगेज की बात करते हैं तो जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने लिखी थी। तो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगेज जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत, मानवदे काव्य और जहांगीर विनोद कवि भरत ने। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न 1916 राय बहादुर पातीराम। और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन, गढ़वाल का इतिहास 1928 और नरेंद्र हिंदू लो 1919 हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा।
ऐसे दोस्तों मेमोइर्स ऑफ देहरादून जी.आर. विलियम्स हो गया, विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह, वृत्त कौमुदी मतीराम, फतेह शाह की बात करें तो रतन कवि जिनका अन्य नाम छेमराज भी आपको मिलता है, फतेह शाह कर्णग्रंथ जटाशंकर, फतेह शाह यशोवर्णन रामचंद्र कडियाल और लास्ट में है वृत्त विचार सुखदेव मिश्रा की। तो यह पुस्तक तो दोस्तों हमने कई बार रिवाइज की है और आप सभी को अब तक याद हो भी चुकी होगी। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है जैसे वाल्टन की है, और वाल्टन में जैसे ब्रिटिश गढ़वाल लिखी तो उन्होंने कब प्रकाशन हुआ था 1910 में, अल्मोड़ा गजेटियर का जो प्रकाशन हुआ था वो 1911 में, और देहरादून गजेटियर की बात करें तो 1911 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। तो यही थी दोस्तों इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो बार बार आपको रिवाइज करनी थी, और हमने यहाँ पे गढ़वाल पारवंश को कंप्लीट भी कर लिया है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।